नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तस्वीर देखने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन अक्सर हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। हमारे स्मार्टफोन्स के पीछे खामोशी से काम करने वाले एल्गोरिदम से लेकर हमारे रोजमर्रा के स्नैक्स में मौजूद चीजों तक सब कुछ बदल रहा है। और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसे हम और आप रोज अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इस बदलाव को थोड़ा करीब से डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, हमारा तकनीकी मोर्चा। दूसरा, देश का भौतिक आधार यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। और तीसरा, हमारी और आपकी रोजमर्रा की हकीकत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी मोर्चे की, और खास तौर पर भारत के पास जो एक एआई सुपर पावर बनने का अनोखा एडवांटेज है उसके बारे में। देखिए, आज के वक्त में दुनिया की पावर डायनामिक्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द घूम रही हैं। अगर भारत के नजरिए से इस पूरे विजन को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो प्रधानमंत्री का वो बयान बिल्कुल सटीक बैठता है, डबल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया। जरा सोचिए, अत्याधुनिक मशीन लर्निंग और 1.4 बिलियन लोगों की आकांक्षाओं का जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है ना, तो नतीजे कितने जबरदस्त हो सकते हैं। और इस तकनीकी उड़ान की असली बुनियाद क्या है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 82 करोड़। जी हां, भारत में 82 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। इसे अगर हम थोड़े अलग नजरिए से देखें तो ये पूरे अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 2.5 गुना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अल्टीमेट डिजिटल फाउंडेशन है जो किसी भी नई तकनीक को रातों रात पूरे देश में फैला सकता है। अब किसी भी सफल एआई इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं: बहुत सारा डेटा, एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर्स का एक बहुत बड़ा बेस। और कमाल की बात यह है कि आज भारत के पास ये तीनों ही वर्ल्ड क्लास लेवल पर मौजूद हैं। आपको याद होगा, जब कई पश्चिमी देश डिजिटल आइडेंटिटी पर सिर्फ रिसर्च ही कर रहे थे, तब दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम यहां सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा जा चुका था। और जब ये मजबूत बुनियाद काम करती है तो हमें यूपीआई जैसा इकोसिस्टम देखने को मिलता है। हर महीने 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस बिल्कुल स्मूथली हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े और विकसित देश आज भी इस तरह के डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इतनी बड़ी आबादी बड़े तकनीकी बदलावों को कितनी आसानी और तेजी से अपना सकती है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ये आंकड़े देखिए। एंटरप्राइज एआई को अपनाने में 59% के साथ भारत ग्लोबल लीडर बना हुआ है। ग्लोबल आईटी वर्कफोर्स में 2013 में जो हिस्सेदारी 35% थी, वो आज बढ़कर 50% हो गई है। और 2027 तक एआई मार्केट के $17 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब हम अब सिर्फ दूसरों को आईटी सर्विसेज देने तक सीमित नहीं हैं, हम खुद कटिंग एज इनोवेटिव सॉल्यूशंस बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पर इस पूरी तकनीकी क्रांति का जो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा है ना, वो इन डेमोग्राफिक आंकड़ों में छुपा है। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स को देखें तो भारत 2.03 पर है, जबकि अमेरिका 1.66 और चीन 1.16 पर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब दुनिया के कई बड़े देश अपनी उम्र दराज होती आबादी से जूझ रहे होंगे, तब एक यंग और डिजिटली नेटिव वर्कफोर्स यहां तैयार खड़ी होगी। ऐसे युवा जिन्हें नई तकनीक सिखाने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। खैर, ये तो हुई डिजिटल और तकनीकी दुनिया की बात। अब जरा जमीन पर आते हैं, हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, भौतिक आधार और देश में चल रहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूम की फंडिंग पर। अब इस नंबर को देखिए, 12 लाख करोड़ रुपए। पिछले 1 दशक में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट महज 2 लाख करोड़ से उछलकर लगभग 6 गुना बढ़ गया है। ये कोई मजाक नहीं है। और इसका असर सिर्फ नई सड़कों, रेलवे या एयरपोर्ट्स तक सीमित नहीं है। इसके जरिए लाखों नौकरियां पैदा हो रही हैं और सीमेंट, स्टील जैसी चीजों की जबरदस्त डिमांड बन रही है, जो पूरी इकॉनमी को पुश कर रही है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, भाई इतना पैसा आता कहां से है? सिर्फ सरकार के खजाने से तो ये सब मुमकिन नहीं है। इसे फाइनेंस करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मल्टी टियर्ड अप्रोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पब्लिक और कंपनियों से उधारी शामिल है, एनआईएएस जैसे संस्थागत फंड्स हैं, इनविट्स के जरिए आम निवेशकों की हिस्सेदारी है, और सबसे दिलचस्प एसेट मोनेटाइजेशन। ये जो एसेट मोनेटाइजेशन है ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ इसी स्मार्ट तरीके से जुटाई गई है। इसमें होता क्या है कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से बन चुके हैं, उन्हें लीज पर देकर या बेचकर तुरंत पैसा निकाला जाता है, और फिर उस पैसे को बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स बनाने में लगा दिया जाता है। मतलब बिना बेवजह का कर्ज बढ़ाए विकास का पहिया तेजी से घूमता रहता है। बड़े बड़े हाईवे, ब्रिज और एआई की बातें तो हमने कर ली।
लेकिन एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हमारी और आपकी जो रोजमर्रा की कंज्यूमर लाइफ है, उसे असल में कौन सा ईंधन चला रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राष्ट्रीय स्तर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से निकालकर सीधे हमारे घरों के अंदर ले जाता है। और यहीं से हम अपने एक्सप्लेनर के तीसरे और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं, हमारी रोजमर्रा की हकीकत और पाम ऑयल की एक ऐसी दुनिया जो शायद हमसे कहीं छिपी हुई है। ये जानकारी शायद आपको थोड़ी हैरान कर दे, लेकिन बाजार में मिलने वाले करीब 50% पैकेट बंद सामानों में पाम ऑयल होता है। जी हाँ, आपके बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट से लेकर टूथपेस्ट, लिपस्टिक और नहाने के साबुन तक में ये हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से घुसा हुआ है कि अक्सर पैकेट के पीछे सामग्री की लिस्ट में ये चुपचाप छिप जाता है और हमारा इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। और कहानी सिर्फ खाने या साबुन तक सीमित नहीं है। जरा इंडोनेशिया के इस प्लान को देखिए, जिसे B50 फ्यूल प्लान कहते हैं और जो 2026 से लागू होने वाला है। इसका मतलब है कि उनके वाहनों के ईंधन में 50% डीजल होगा और बाकी 50% यही पाम ऑयल होगा। मतलब जो तेल आज हम और आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वही तेल अब बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाने के काम आने वाला है। तो इससे हम पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब दुनिया के दूसरे देशों में फ्यूल की नीतियां बदलती हैं और हमारी निर्भरता इंडोनेशिया जैसे देशों पर इतनी ज्यादा हो, तो इसका सीधा असर हमारे घरेलू बाजार पर पड़ता है। ये इकोनॉमी, हमारी सेहत और पर्यावरण जैसे पेड़ों की कटाई, इन सब का एक बेहद उलझा हुआ जाल बना देता है। ये एक ऐसी चीज है जो अदृश्य रूप से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से पूरी तरह जुड़ी हुई है। तो अंत में ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बस एक आदत के तौर पर जी रहे हैं, या फिर हम उन ताकतों के प्रति जागरूक हैं जो असल में हमारा भविष्य तय कर रही हैं? चाहे वो हमारी राष्ट्रीय AI नीतियां हों, देश में बन रहा अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हमारी रसोई में चुपचाप बैठा पाम ऑयल, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं और इससे समझना आज के वक्त में बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय की इसी तरह गहराई से पड़ताल करने के लिए।